हो गया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग कैसे हैं? और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज अपन 8वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सब लोग बुला लो, सब लोगों को बेटा कनेक्ट हो जाएं आप लोग। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं आपको वो कैसे लग रहे हैं ये अवश्य बताएं आप लोग, जिससे हम आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर देने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपने मध्य प्रदेश इतिहास में ऐसे कंटेंट पहले तो नहीं पढ़े होंगे, बस आप मन लगा के पढ़ते रहें इसको। सब लोगों को बुला लीजिए। सब लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी जो टॉपिक हम पढ़ लेंगे इसका फिर एक टेस्ट भी रखेंगे अपन लोग, इसका एक टेस्ट भी रखेंगे जिससे आपका हम चेक कर पाए कि कितना आप परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम मध्य प्रदेश में इतिहास का प्राइमरी पार्ट पढ़ रहे हैं। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, मगध में हम विकास कर रहे हैं अभी, मौर्य एज और गुप्त एज। आज हम गुप्त एज पढ़ेंगे। चलिए सब लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। गुप्त एम्पायर, मध्य प्रदेश में गुप्त काल के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश में गुप्त काल के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में गुप्त वंश। मध्य प्रदेश में गुप्त वंश, इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीजें कल बात किए थे, आपको समझ में आया होगा। हम कल बात करे थे कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था, गुप्त का जो संस्थापक था वो कौन था बेटा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच ये शासक बना और इनकी जो राजधानी है वो थी पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पटना कहते हैं पाटलिपुत्र को। ये इस वंश की राजधानी थी, इस वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे हम वर्तमान में पटना कहते हैं। चलिए आप लोग बता दीजिए कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? प्रश्न ये है कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? ये आपके लिए प्रश्न है। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? ये आपके लिए प्रश्न है। प्रश्न क्लियर है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? ये आपके लिए प्रश्न। आवाज साफ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? उसका नाम था उदयन। उदयन ने
पाटलिपुत्र शहर स्थापित किया था, ये मौर्य वंश का था, मौर्य शासक था। मौर्य शासक था कौन? उदयन। एक प्रश्न और बताइए बच्चों आप लोग, पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? ये अगला प्रश्न है जो सीजीएल में पूछा गया है इस बार, कि पटना, पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? आंसर दीजिए बेटा। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इसने जो है पाटलिपुत्र को किसी का आंसर नहीं आया है। पटना नाम शेरशाह सूरी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक है उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखें कि गुप्त वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक है वो चंद्रगुप्त प्रथम था। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की, तो उसका नाम भी चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। बेटा प्रश्न क्लियर हो रहे हैं? बताते जाइए। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी उसका नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त के बाद जो शासक है उसका नाम है समुद्रगुप्त। कौन है बेटा? समुद्रगुप्त शासक बना था। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त शासक बना, जिसे विसेंट स्मिथ ने क्या नाम दिया? भारतीय नेपोलियन। स्मिथ ने इसे भारतीय नेपोलियन कहा है। याद रखें कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त को। हाँ, भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग अभिलेख, इसका जो लेखक है उसका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति को। एक प्रश्न ऐसे बनता है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन इनमें से किस अभिलेख में मिलता है, तो उसका नाम आएगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। या फिर ऐसे पूछते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो वो हरिसेन है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। कविराज और लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र वर्ड आप जानते हैं, बेटी का बेटा। कुमार गुप्त की जो शादी थी लिच्छवी राजकुमारी से हुई थी, तो लिच्छवी राजकुमारी का तो लिच्छवी दोहित्र। चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, उसे नाम दिया था लिच्छवी दोहित्र। हाँ, इस प्रशस्ति में कहा गया है किसको? समुद्रगुप्त को। एक प्रश्न सुनिए कि प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त के लिए यूज हुआ है ये, क्योंकि ये लिच्छवी राजकुमारी का लड़का था। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में केवल 2 शासक ऐसे हुए हैं
जो बीड़ा बजाने में स्पेशलिस्ट थे। एक समुद्रगुप्त है और एक आएगा मुगल हिस्ट्री में औरंगजेब। तो ध्यान रखें कि भारतीय इतिहास में ऐसे कितने शासक हुए जो बीड़ा बजाने में निपुण थे, तो दो हैं, एक समुद्रगुप्त, दूसरा मुगल किंग औरंगजेब। जब औरंगजेब आएगा तब हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ऐसे बनता है कि भारतीय इतिहास में बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसने छपवाए थे, या बीड़ा बजाते हुए सिक्के किस शासक के प्राप्त हुए हैं, तो वो समुद्रगुप्त के प्राप्त हुए हैं। बेटा समझ में आ रहा है? बताते चलिए, किस शासक ने बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी किए थे, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कल हम बताए थे कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, वो शासक बना था। कौन बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये शासक बना था। हालांकि एक रामगुप्त का वर्णन भी आता है, जो इसका बड़ा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय का, वो कुछ समय शासक रहा और इसके समय भारत पर शकों का आक्रमण हुआ था, जिसमें रामगुप्त हार गया था। और ऐसी कहानी है कि रामगुप्त ने उस शक राजा को अपनी पत्नी देने का भी वचन दे दिया था, इसलिए चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और मगध पर अधिकार कर लिया। ऐसी भी कहानी मिलती है इतिहास में। चलिए चंद्रगुप्त, अगर हम बात करें कि भारत में कितने बार स्वर्ण काल हुआ, तो आप बताएंगे 2 बार। एक तो हुआ गुप्त काल में और दूसरा समय आता है मुगल काल, गोल्डन पीरियड की बात करें तो। और हम किस राजा का समय प्रॉपर स्वर्ण काल था, तो गुप्त काल में इसका समय स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका समय स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। चंद्रगुप्त की 2 राजधानियां थीं, एक पाटलिपुत्र है और दूसरी उज्जैनी। देखिए ध्यान रखें, गुप्त शासक पहला है ये जिसने उज्जैन को राजधानी बनाया। इसके पहले गुप्तों की केवल एक राजधानी थी, कौन सी? पाटलिपुत्र। इसने उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। अच्छा, भारतीय इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ कि नवरत्न रहते थे। वो दूसरा कौन था? वो दूसरा शासक कौन है जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे? तो नाम आएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दो के समय भारत में नवरत्न रहे हैं। नवरत्न बोलते हैं अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों को, जो स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। इन नवरत्नों में एक है कालिदास। एक कौन है? कालिदास हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर। इन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो ध्यान रखें, किसे बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे बेटा? कालिदास। इन्हें हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा कालिदास के बारे में बात करेंगे। आपने भी कालिदास कई बार पढ़े होंगे, आज भी पढ़ लीजिए। बेटा एक प्रश्न है कि कालिदास के कितने महाकाव्य हैं? कालिदास के कितने महाकाव्य हैं? 2। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। एक है रघुवंश और दूसरा है कुमार संभव।
ध्यान रखें, कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे थे, एक था रघुवंश, दूसरा था कुमार संभव। एक प्रश्न आप लोग बता दीजिए, पढ़े हैं अपन कि रघुवंश में मध्य प्रदेश के किस राज्य का वर्णन मिलता है? जल्दी बताइए कि रघुवंश में किस नहीं है जी, हाँ बेटा, मध्य प्रदेश में इस पुस्तक में किस राज्य का वर्णन मिलता है? तो हम पढ़े थे दसारण, दसारण में का वर्णन मिलता है। ओके, किसमें? रघुवंश पुस्तक में, जिसे आज हम विदिशा कहते हैं। याद रखें, इसी पुस्तक में दसारण या विदिशा का वर्णन मिलता है। ऐसा कहते हैं कि इस पुस्तक में लिखा है कि राम के पुत्र कुश और शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती का यहां पर शासन था। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि राम के पुत्र कुश और शत्रुघ्न के बेटे क्या नाम था? शत्रुघाती, यहां पर शासन करते थे, ऐसा रघुवंश में लिखा है। क्लियर है? तो एक प्रश्न हुआ कि कालिदास ने कितने पुस्तकों को महाकाव्य का दर्जा मिला है? तो एक रघुवंश, दूसरा कुमार संभव। चलिए, खंड काव्य, कालिदास का एक खंड काव्य है, नाम है इसका ऋतु संहार। ऋतु संहार, ऋतु संहार इनकी एक खंड काव्य का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत काव्य, मेघदूत, मेघदूत पुस्तक को गीत काव्य कहा जाता है। खंड काव्य, सॉरी गलत हो गया, खंड काव्य है मेघदूत। खंड काव्य कौन सा बेटा? मेघदूत है। और ये जो आपका गीत काव्य, क्या नाम है इसका? ऋतु संहार। ऋतु संहार इनका जो है गीत काव्य है। एक प्रश्न आपके लिए और बता रहा हूं, किस पुस्तक में उज्जैन का वर्णन किया गया है? बताइए बेटा, कालिदास की किस पुस्तक में उज्जैन का वर्णन किया गया है? जल्दी बताइए बेटा, कालिदास की किस पुस्तक में उज्जैन का वर्णन किया गया है? बेटा ये प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ चुका है एक बार कि कालिदास की किस पुस्तक में उज्जैन का वर्णन किया है। जल्दी बोलिए। चलिए, मेघदूत में, कालिदास की मेघदूत में उज्जैन शहर का वर्णन है और रघुवंश में दसारण या विदिशा का वर्णन किया गया है। समझ में आ रहा है बेटा? एक प्रश्न और, कालिदास की किस पुस्तक में नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है? कालिदास की किस पुस्तक में नर्मदा का वर्णन है? तो उसका नाम भी मेघदूत है। क्या बेटा? मेघदूत है। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कालिदास ने कुछ नाटक भी लिखे हैं। कालिदास ने कुछ नाटक भी लिखे थे, तो उनकी भी अपन चर्चा कर रहे हैं। कालिदास का पहला जो नाटक है वो है मालविका, मालविका अग्निमित्र। ध्यान रखें, कालिदास का पहला नाटक मालविका अग्निमित्र है, जिसमें शुंग वंश के जो युवराज हैं अग्निमित्र और जो राजकुमारी मालविका का वर्णन किया गया है। दूसरा नाटक विक्रमो उर्वशी, विक्रमो उर्वशी। और तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। तीसरा नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम।
विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम, ये इनके नाटक हैं। किसके बेटा? कालिदास के। आगे चलें बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ये कालिदास हैं जो इनके नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न चलिए। चंद्रगुप्त के समय पहला चीनी यात्री फायान भारत आया था। एक प्रश्न आता है कि किसके शासनकाल में फायान भारत आया था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान भारत आया था। या ऐसे भी पूछते हैं कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो उसका नाम फायान है। फायान अभी आ रहा है, इसके बाद हुएनसांग आएगा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये फायान है। अब देखिए, एक प्रश्न ऐसे भी पुटअप होता है कि मालवा की जलवायु दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। किसने कहा था? फायान ने। फायान ने लिखा है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहां की है बेटा? मालवा की है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की है। उसने ये भी लिखा है मालवा की जलवायु दुनिया में सबसे अच्छी है। किसने कहा? फायान। और फायान पहला चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। क्लियर है बेटा? आगे इसने भी लिखा कि मालवा की जो जनता है, मालवा की जो प्रजा है वो सुखी है। क्या लिखा? सुखी है और संपन्न है। संपन्न है। एक प्रश्न एमपी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में भी पूछते हैं कि मालवा की अर्थव्यवस्था का संपन्न होने का कारण क्या है? तो वहां की जलवायु भी एक कारण है। समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। एक प्रश्न आगे पढ़ेंगे, जब हम मालवा एमपी की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में कहां की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। तो यहां पढ़ेंगे मालवा। यही इसकी संपन्नता का राज है। यहां सर्दी भी ज्यादा नहीं पड़ती और गर्मी भी ज्यादा नहीं पड़ती। तो ध्यान रखें कि मालवा की जलवायु को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ किसने कहा था? तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने मालवा के शक शासकों को पराजित किया। मालवा के शक शासकों को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में सकारी, ध्यान रखें, सकारी की उपाधि धारण की। एक प्रश्न आता है कि किस गुप्त शासक ने सकारी की उपाधि धारण की? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न क्या रहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि किसको हराने के उपलक्ष्य में धारण की? तो आएगा शक। इस समय मालवा में शक वंश के राजाओं का राज शासन था, तो उनको पराजित किया किसने? और एक प्रश्न और कि चंद्रगुप्त ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। इसको भी याद रखें। शकों को हराने के बाद उज्जैन को राजधानी बनाया। तो दो कार्य किए। एक तो क्या किया? सकारी की उपाधि धारण की। दूसरा उज्जैन को राजधानी बनाया। उज्जैन को राजधानी बनाया था किसने बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ओके, देखिए चंद्रगुप्त से पहले हम पढ़े थे अभी, चंद्रगुप्त से पहले समुद्रगुप्त भी शासक था। पता था अपन, उसे हम बोलते हैं भारतीय नेपोलियन। जब इसने भारत को विजय किया
और दक्षिण भारत पर आक्रमण किए, तब इसने मध्य प्रदेश पर भी आक्रमण किया था। और इस समय भी मालवा में कौन थे? शक थे। कौन थे? शक। और इसका नाम था श्रीधर बर्मन। श्रीधर बर्मन को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त से पहले समुद्रगुप्त ने भी मालवा में शकों को पराजित किया था। जब समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से आक्रमण किया साउथ इंडिया पर, तो इस समय शक वंश का शासक कौन था? तो नाम याद रखें, श्रीधर बर्मन। जब समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय की, यानी कि साउथ इंडिया पर आक्रमण किया, तो वह मालवा होके गुजरा था। और इस समय मालवा का शक शासक कौन था? तो आप बताएंगे श्रीधर बर्मन। इस पर विजय प्राप्त किया था कौन ने बेटा? समुद्रगुप्त ने। और सुनिए एक अच्छा प्रश्न, समुद्रगुप्त ने इस विजय के उपलक्ष्य में, समुद्रगुप्त ने इस विजय के उपलक्ष्य में एरण, नाम सुना होगा आपने, एरण, एरण में जो है एक स्तंभ बनवाया था। एरण, एक प्रश्न याद रखें कि एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। कहां पर है बेटा? सागर जिले में है। तो याद रखें, समुद्रगुप्त ने जब मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया, तो यहां पर शक वंश का शासन था। और शक वंश का जो राजा था वो कौन था? श्रीधर बर्मन। तो एक प्रश्न कई बार पूछा गया कि जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, जब वह मालवा से होकर गुजरा था, तो उस समय मालवा में शक वंश का शासक कौन था? तो श्रीधर बर्मन था। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। और इस श्रीधर बर्मन को पराजित करने के उपलक्ष्य में एरण स्तंभ की स्थापना की थी। तो एरण मध्य प्रदेश में सागर जिले में है। याद रखें कि एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ओके, कहां पर बेटा? सागर जिले में है। एक प्रश्न और पढ़ेंगे आगे इसी एरण में। एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा का पहला प्रथम उदाहरण कहां मिलता है? सती प्रथा का पहला उदाहरण कहां मिलता है? तो एरण अभिलेख से ही मिलेगा। एरण अभिलेख ये बेटा 510 ईस्वी का है। बेटा कब का है? 510 ईस्वी का। नोट लगा के लिख लें आप लोग कि मध्य प्रदेश में पहला सती प्रथा का उदाहरण एरण अभिलेख से मिलता है, जो 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी का है। बेटा कब का है? 510 ईस्वी का है। ये मध्य प्रदेश में सती प्रथा का पहला उदाहरण है। ये बेटा सती प्रथा का पहला उदाहरण है जो यहां प्राप्त होता है। बेटा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में एक क्वेश्चन और पढ़ लें। उज्जैन में चंद्रगुप्त का एक अष्ट धातु की मूर्ति थी। अष्ट धातु की मूर्ति थी। इस मूर्ति को कौन सा मुगल शासक लूट के ले गया था? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। जब ये मेडिवल पीरियड में उज्जैन पर आक्रमण करे, तो इस आक्रमण में चंद्रगुप्त द्वितीय की एक अष्टधातु की मूर्ति को भी लूट के ले गया था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। एक प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक अष्टधातु की मूर्ति उज्जैन से कौन सा मुस्लिम शासक लूट के ले गया था? तो उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक का
गुलाम और दामाद भी था। इल्तुतमिश। चले बेटा आगे। ओके, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का जो शासक है कुमारगुप्त बना था। बेटा कौन बना था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त शासक बना था। इसको श्री महेंद्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? श्री महेंद्र। इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है इसी के शासन काल में हुई थी। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासन काल में हुई थी, जो दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला के बाद। और वर्तमान में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो आज भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। ये बिहार में है। बेटा कहां पर है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय फिर बना दिया है। ओके, चले बेटा आगे। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर अभिलेख, ये मध्य प्रदेश में ही प्राप्त हुआ था। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। बेटा किसका है? संस्कृत भाषा का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ये कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। कुमारगुप्त द्वितीय सेकंड के शासनकाल का है मंदसौर अभिलेख। इसमें लिखा हुआ है कि कुमारगुप्त ने मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ध्यान रखें बेटा, सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कि मंदसौर में कुमारगुप्त ने एक सूर्य मंदिर बनवाया था। मंदसौर को प्राचीन काल में दसपुर कहते थे और यह शिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। शिवना नदी के तट पर है मंदसौर। बेटा समझ में आ रहा है? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। चले। ओके, भारत में पहली बार हम बात करें मंदिर की तो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ था। एक प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार प्रथम बार मंदिर कब बनाए गए? तो गुप्त काल में ही बनाए गए थे। गुप्त काल में। बेटा एक प्रश्न तो ये आता है कि भारत में सबसे पहली बार मंदिर कब बनाए गए? गुप्त काल में। प्रश्न दूसरा प्रश्न ये आता है कि भारत में सती प्रथा का आरंभ किस काल में होता है? सती प्रथा का आरंभ किस काल में होता है? तो आप बताएंगे गुप्त काल। भारत में सती प्रथा का आरंभ गुप्त काल में होता है। ओके, गुप्त काल में आरंभ होता है। और सती प्रथा का जो पहला उदाहरण है वो आप पढ़े थे अभी, एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अभिलेख की बात आएगी तो एरण अभिलेख आएगा। और किस काल में आरंभ हुआ? तो गुप्त काल में आएगा। ऐसा कहते हैं कि यहां पर गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। गोपराज की को है वाइफ सती हो गई थी गोपराज के मरने के बाद। ऐसा इस अभिलेख में लिखा हुआ है और यह अभिलेख भी गुप्त काल का है। तो गुप्त काल में पहली बार भारत में मंदिर बनाए गए और सती प्रथा का उदय हुआ।
और स्मृतियों को भी लिखित रूप भी गुप्त काल में दिया गया था। आगे बात करते हैं कि गुप्त काल में कौन से मंदिर थे जो मध्य प्रदेश में हैं और जो हमारे जीके में पूछे जाते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर गुप्त काल में जो बने थे, मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर जो गुप्त काल में बने। नंबर 1, तिगवा। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये तिगवा का विष्णु मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर, पहला मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये बेटा कटनी में है। कहा है बेटा? कटनी। पहले जबलपुर में था, अब कहा गया? कटनी में आ गया। ध्यान रखें, तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहा है बेटा? कटनी में है। चलिए, दूसरा मंदिर भूमरा। भूमरा का शिव मंदिर, शिव मंदिर नागौद। भूमरा लिखा हुआ है, भूमरा। भूमरा का शिव मंदिर नागौद, और नागौद पड़ता है सतना जिले में। बेटा दिख रहा है ना? भूमरा का शिव मंदिर नागौद सतना जिले में है। आगे बात करते हैं दूसरा, ये दो हो गए। तीसरा खोह। बेटा एक जगह है खोह, खोह का शिव मंदिर, खोह का शिव मंदिर, ये भी बेटा नागौद सतना में है। भूमरा का शिव मंदिर भी नागौद सतना में है और खोह का शिव मंदिर भी नागौद सतना में है। अगला नचना कोठार। नचना कोठार का पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर, ये पन्ना में है। पन्ना और तहसील पड़ती है अजयगढ़। अजयगढ़ तहसील पन्ना में है, यहां पर स्थित है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर पन्ना अजयगढ़ में है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर। हाँ, एक और लिखेंगे, पिपरिया, ये 5वां मंदिर है। पिपरिया, पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर। अगला है पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये पड़ता है सतना जिले में और जगह का नाम है उचेहरा। उचेहरा गांव पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट है सतना। ये गुप्त काल के मंदिर मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। ये गुप्त काल के मंदिर कहां प्राप्त हुए बेटा? मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। कोई दिक्कत? चलिए, और गुप्त काल की ही बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं भी किस काल की हैं? गुप्त काल की। एक प्रश्न आप बता दीजिए कि बाघ की गुफाओं की तुलना किन गुफाओं से की जाती है? हाँ, एलोरा और अजंता। एलोरा और अजंता की गुफाओं से की जाती है। ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में। और इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। याद रखें, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी बेटा? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। और इनकी तुलना मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाओं से की जाती है। और आपको पता होगा 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं चित्रित हैं। 20 रुपए का नोट पर जो है एलोरा की गुफाएं जो है छपी हुई हैं। बेटा क्लियर है? आगे चलते हैं। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी?
बाघ की गुफाओं की खोज किसने की? जल्दी बताइए बेटा, बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? जल्दी आंसर दीजिए, बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? टेंगरफील्ड, टेंगरफील्ड ने की थी 1818 में। जी, बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में टेंगरफील्ड ने की थी। टेंगरफील्ड ने बाघ की गुफाओं की खोज की थी। बोलो बेटा, टेंगरफील्ड। किसी ने आंसर नहीं दिया है टेंगरफील्ड का, किसी ने आंसर नहीं दिया है टेंगरफील्ड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में अगला वंश। ये गुप्त काल अभी आप पढ़ रहे थे और ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। काफी नए नए कंटेंट थे इसमें जो आपने पढ़े, देखे और समझे भी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो वंश है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये मध्य प्रदेश का अगला वंश है। क्या नाम है बेटा? गुर्जर प्रतिहार वंश। हाँ, ये मध्य प्रदेश के इतिहास का अगला वंश है। इसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये अगला वंश हिस्ट्री का, एमपी हिस्ट्री का, एमपी हिस्ट्री का अगला वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसका नाम आएगा नागभट्ट। नागभट्ट ने की थी 730 ईस्वी में। 730 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी और इसने उज्जैन के पास अपना राजवंश स्थापित किया था। क्या नाम था? गुर्जर प्रतिहार वंश। और संस्थापक कौन है बेटा? नागभट्ट। 730 में उज्जैन के पास इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी जो राजा हुआ, सबसे प्रतापी जो राजा हुआ वो था मिहिर भोज। क्या था बेटा? मिहिर भोज था। एक प्रश्न आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो मिहिर भोज था। इसने आदि बरहा, ये प्रश्न याद रखें कि आदि बरहा की उपाधि धारण किसने की थी? इसी ने की थी, भगवान विष्णु के सम्मान में। भगवान विष्णु के सम्मान में इसने आदि बरहा की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज भगवान विष्णु के सम्मान में इसने आदि बरहा की उपाधि धारण की थी। आदि बरहा की उपाधि धारण की थी। बेटा क्लियर है? एक प्रश्न सुनिए, प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल मिहिर भोज का समय है। ध्यान रखें, मिहिर भोज का समय प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक बेटा, इतिहास में कई बार आपने स्वर्ण काल पढ़ा। स्वर्ण काल का मतलब होता है कि समाज के और राज्य के सभी क्षेत्रों में सभी लोगों का विकास हुआ, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, तो उसको बोलते हैं स्वर्ण काल। तो एक प्रश्न बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल किस शासक का समय था? तो मिहिर भोज का था।
और यही इस वंश का सबसे महानतम शासक था। और उज्जैन को प्राप्त करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उज्जैन को प्राप्त करने के लिए जो भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष है, इस संघर्ष में भी मिहिर भोज ही हुआ था विजयी। ये त्रिपक्षीय संघर्ष 3 शासकों के बीच में हुआ था। उनका नाम था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। याद रखें, ये भारतीय इतिहास में अपन पढ़ेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। सुनिए ध्यान से, हम आपको बताते हैं। देखिए, गुप्तों के समय जो भारत की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कहां पे थी? पाटलिपुत्र। गुप्तों के समय भारत का जो केंद्र बिंदु है वो पाटलिपुत्र है। लेकिन हर्षवर्धन ने पहली बार राजधानी चेंज की और ये राजधानी कन्नौज ले गया। ध्यान रखें कि गुप्तों के बाद हर्षवर्धन ने राजधानी कन्नौज बनाई थी। ये वही हर्ष है जिसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। एक प्रश्न है कि किस शासक को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो हर्षवर्धन। इसी के समय दूसरा चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। हुएनसांग भारत आया था और हर्ष ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्या? बौद्ध धर्म। ये महायान शाखा का था, महायान शाखा का था। तो हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन हर्ष के मरने के बाद ये कहा जाने लगा कि जिसका कन्नौज पर अधिकार होगा वही पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर पाएगा या शासन कर पाएगा। इसलिए हर्ष की मृत्यु के बाद इस उज्जैन को प्राप्त करने के लिए भारत की 3 शक्तियों में 200 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, इन 3 शक्तियों में। इसलिए इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। बेटा क्लियर है? उज्जैन को प्राप्त करने के लिए भारत की 3 शक्तियों में कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इनमें राष्ट्रकूट जो है पहली शक्ति है जो दक्षिण भारत से थे। दक्षिण भारत के राजाओं ने उत्तर भारत की राजनीति में पहली बार इंटरफेयर किया त्रिपक्षीय संघर्ष में। इससे पहले कभी नहीं किया। और ये दोनों नॉर्थ इंडिया के थे। ये बंगाल के पाल हैं। कहां के? बंगाल, या बोलते हैं पूर्व का पाल वंश था। और ये उत्तर पश्चिम में प्रतिहार थे और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे। इस संघर्ष में, इस 200 वर्षों के संघर्ष में विजयी कौन रहा? मिहिर भोज, जो प्रतिहार वंश का था। ऐसे भी आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ? तो प्रतिहार शासक विजयी हुए थे। और शासक कौन था उसका? मिहिर भोज। और मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखें, मिहिर भोज विजयी हुआ था। बेटा क्लियर है? हाँ, तो मिहिर भोज ने विजय किया और इसने आदि बरा की उपाधि धारण की। इसका समय प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिहारों ने भारत की सीमा को 150 वर्षों तक, ध्यान रखें, 150 वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा। ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इस वंश का भारत के लिए। 150 वर्षों तक मुस्लिम आक्रमण से सुरक्षित रखा था। लेकिन अंततः जब इनका पतन हुआ तो यह प्रतिहार वंश कई भागों में टूट गया, या इसके अवशेषों पर कई राज्यों की स्थापना हुई। पैदा बदल दीजिए, फिर लिखेंगे प्रतिहार वंश के पतन के बाद इसके अवशेषों पर, प्रतिहार वंश के पतन के बाद इसके अवशेषों पर कई राज्य बने। हम केवल मध्य प्रदेश में जो राज्य बने हैं उनकी बात करेंगे। नंबर 1 जेजाक भुक्ति या चंदेल वंश।
कहां बना बेटा ये? बुंदेलखंड में। एक तो बेटा यही बनेगा, कौन सा? चंदेल वंश। कहां बनेगा? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना होगी। दूसरा, मालवा में परमार वंश की स्थापना होगी। मालवा में परमार वंश की स्थापना होगी। प्रतिहार वंश के अवशेषों पर बन रहे हैं ये। बोलो बेटा, ये इनके अवशेषों पर बने, इनके अवशेषों पर बने। कौन कौन बेटा? परमार वंश और ग्वालियर में कच्छपघात वंश। ग्वालियर में कच्छपघात वंश की स्थापना हुई प्रतिहार के अवशेषों पर। जब प्रतिहार वंश का समापन हो जाएगा तो बनेगा प्रतिहार वंश के अवशेषों पर बेटा समझ में आ रहा है? तो यह लाइक भी करते जाएं यार, लाइक तो बहुत कम दिख रहे हैं, केवल देख रहे हैं आप लोग। देखते रहिए और लाइक भी लगाते रहिए, तो यह इससे हमें एनर्जी मिलती है। चलो आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अगला वंश की बात करेंगे, चंदेल वंश। चंदेल वंश मध्य प्रदेश में चंदेल वंश। इस वंश को जैजाक भुक्ति भी कहा जाता है। जैजाक भुक्ति भी कहते हैं। चंदेल वंश को जैजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं। तो आज अपन ने गुप्त वंश पढ़ा, प्रतिहार वंश पढ़ा और गुप्त काल में मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन आए वो पढ़े, क्या कल्चरल एक्टिविटीज हुई मध्य प्रदेश में वो पढ़ी, और प्रतिहार वंश ने एमपी में कहां कहां शासन किया और कौन कौन से उनके राजा हुए प्रमुख रूप से, खासकर मध्य प्रदेश में वो अपन ने पढ़े। और प्रतिहारों के पतन के बाद एमपी में कौन से राज्य स्थापित हुए वो आपने अभी पढ़े। अब इसके बाद अपन चंदेल वंश पढ़ेंगे, परमार वंश पढ़ेंगे और जो आगे के वंश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी हमारी आशा है। समय समाप्त हो रहा है, तो अपन कल बात करेंगे चंदेल वंश के बारे में। ये बुंदेलखंड में है। कई बार पूछा गया है कि चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। खजुराहो में, चलिए आपके लिए कुछ बताता हूं कि खजुराहो में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? एक प्रश्न आपके लिए, खजुराहो में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है खजुराहो का? और खजुराहो में किस धर्म के मंदिर नहीं है? किस धर्म के मंदिर नहीं है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? कल चले इसके बारे में बात करेंगे। ओके, गुड नाइट बच्चों, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, परीक्षाएं नजदीक हैं। चलिए गुड नाइट बेटा, टेक केयर।